गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी ये जो पीपीजीएन एकेडमी है वो सैनिक, मिलिट्री और नवोदय इन दोनों की ही तीनों ही एग्ज़ाम्स की 6 क्लास की और 9 क्लास की जो है तैयारी करवाती है। और इसलिए जो भी बच्चे इन तीनों ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारी एकेडमी जो है ऑनलाइन क्लासेस फ्री में दे रही है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ में जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। और जो लोग मोटी फीस देकर क्लासेस नहीं ले पाते हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदे की बात है। और वे बच्चे जो कि होनहार हैं और किसी कारण से वो फीस नहीं दे पाते हैं तो वो बिल्कुल हमारी क्लासेस जो है फ्री में ले सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और अब हम शुरू करेंगे हमारी हिंदी की क्लास। और हमारा जो टॉपिक था अव्यय, अव्यय के केवल 2 भेद और हैं जो बिल्कुल ही अभी 5 या 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में हम नया टॉपिक आज ही शुरू करेंगे। वैसे हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा उपसर्ग, लेकिन पहले हम जो 2 भेद बच गए हैं उन्हें समाप्त कर लेते हैं। तो देखिए, हमने अव्यय के भेदों के बारे में पढ़ लिया था जिसमें से क्रिया विशेषण के 4 भेदों के बारे में पढ़ा। अब संबंध बोधक पढ़ा उसके बाद में। अब 2 भेद और रह गए हैं, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जो तीसरा भेद है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर बच्चों मैंने आपको संबंध बोधक की लिखाने लगी, समुच्चय बोधक क्योंकि जो अवयव शब्द 2 शब्दों वाक्यांशों 2 शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखिए बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय की जोड़ने वाले शब्द संयोजक और अलग करने वाले शब्द विभाजक कहे जाते हैं। फिर आगे ये भी बताया कि जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संयोजक, और तोड़ने वाले विभक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विभाजक शब्द। ठीक है, अब जैसे और कौन कौन से शब्द होंगे जो जोड़ने का काम करेंगे, तो देखिए जैसे और
कैसे शब्द हैं? संयोजक शब्द है। ये हैं संयोजक शब्द है, ठीक है। और तथा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, ताकि, कि, तो, है ना। ये शब्द क्या है? ये शब्दों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, ये वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, ये वाक्यों को अलग करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, किंतु, परंतु नीचे लिख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, क्योंकि, ताकि, मगर, क्योंकि, ताकि, कि, तो, आदि शब्द कैसे हैं? ये आदि विभाजक यानी कि विभक्त करने वाले शब्द हैं, जो कि बांटने का काम यानी कि अलग करने का काम कर रहे हैं। अब और या तथा लगता है, ठीक है, एवं लगता है, ठीक है, एव लगता है, तो वो तो क्या करेगा? जोड़ने का, मिलाने का काम करेगा। लेकिन अगर किंतु लग जाता है, परंतु, लेकिन, मगर, क्योंकि, ताकि, ये सब क्या करेंगे? वो उसको अलग करने का काम करेंगे। तो ये विभाजक शब्द हो गए। इसके अलावा देखो, चूंकि, जो कि, चूंकि, जो कि, बल्कि, हालांकि, जबकि, उसके बाद में है ना कि, यद्यपि, तथापि, अतः, अर्थ, अतः, अर्थ, इसलिए, अर्थात, इसलिए, अर्थात, मानो, पर, यदि, मानो, पर, यदि, तो, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इनमें से अगर कोई भी आता है तो वो क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है। उसके बाद में इसके एक दो वाक्य देख लीजिए। उदाहरण के लिए, उदाहरण लिख लीजिए आप लोग। उदाहरण है जैसे कि बादल आए और पानी बरसा, है ना। जोड़ने का काम कर रहा है ना ये वाक्य, है ना। वाक्य को वाक्य से जोड़ने का काम कर रहा है। तो देखिए, बादल आए और पानी बरसा, ठीक है। और देखिए, और शब्द क्या बना सकते हैं हम? वह लड़की जो कि बहुत होशियार थी।
पागल हो गई है। ठीक है, तो ये भी देखिए जो कि है ना। उसके बाद में और देखिए और क्या वाक्य बना सकते हैं हम। मोहन बस पकड़ने के लिए दौड़ा मगर बस छूट गई। बस निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से देखिए और क्या वाक्य बना सकते हैं हम। एक और करवा देते हैं। मीता और नीता दोनों पक्की सहेलियां हैं, है ना। तो देखिए ये सारे शब्द जो हैं मगर और जो कि ये क्या कर रहे हैं, ये वाक्य को वाक्य से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बता रहे हैं दोनों का संबंध जोड़ने का काम। तो ये कहलाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अब आखिरी है हमारा अव्यय। आखिरी अव्यय है हमारा बच्चों, ये आपका टॉपिक हो चुका है। अब देखिए आखिरी है चौथा, विस्मयादि बोधक। चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, है ना, आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे कि कोई हर्ष की बात, बहुत ज्यादा खुशी की बात, या बहुत ज्यादा दुख की, शोक की बात, विस्मय की, आश्चर्य की, घृणा की, खिन्नता की, एकदम जिसको रोष की, तो ये जो भाव है मन के, इनको प्रकट किया जाता है। तो वो कौन किस में आ जाएंगे? वह आ जाएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत। तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विषाद, शोक, हर्ष, विषाद, शोक, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, भय, क्रोध इत्यादि मन के भावों को प्रकट किया जाता है। वे क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष का, विषाद, शोक, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, भय, क्रोध, ये सब मन के भावों को प्रकट किया जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। अब देखो हर्ष के लिए क्या शब्द हो सकते हैं? हर्ष के भाव को प्रकट करने के लिए
अब चिन्ह भी होता है विस्मयादि बोधक, जैसे आपको अगर चिन्ह करवाए हैं हिंदी के अंदर कौन कौन से चिन्ह होते हैं, तो वहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से होता है। देखिए खड़ी लाइन और नीचे बिंदु, है ना, ये इसको बताता है कि यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, विस्मयादि बोधक, ठीक है ना। इसी तरीके से आहा, आहा, है ना, फिर ये चिन्ह, और उसके बाद में शाबाश, शाबाश, और फिर उसके बाद में ये चिन्ह, ठीक है। अब हर्ष के बाद में अगर शोक प्रकट हो रहा है तो किस तरीके से शब्दों का प्रयोग, हाय। वैसे तो हाय हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए करते हैं, पर हाय देखा जाए तो एक विस्मयादि का भाव प्रकट करने के लिए, आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए, शोक का भाव प्रकट करने के लिए होता है हाय। उफ एक शब्द है, ठीक है, उफ इधर हलंत भी लगेगा, ये बिंदु, उफ के बाद में आह, है ना। जब कभी हमें पीड़ा होती है तो ऐसे ही तो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, है ना। शोक के बाद में आश्चर्य या विस्मय, है ना, विस्मय या आश्चर्य को प्रकट करने के लिए कैसे हैं, एकदम से कई बार हम कोई बात सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, तो इसी तरीके से हमारा रिएक्शन होता है ना, है ओ ऐसे करते हैं हम, एकदम से कुछ हम दोनों मिले जुले से भाव होते हैं, ओह, अरे, ठीक है। तो ये हो गया आश्चर्य की। फिर भय के देखिए, भय में किस तरीके के शब्द, तो भय में हम होंगे तो बाप रे, और या फिर हाय। क्रोध, क्रोध में होंगे तो अबे, है ना, चुप, और या फिर धत। फिर उसके बाद में देखिए घृणा को प्रकट करने के लिए, घृणा को प्रकट करने के लिए, घृणा को कैसे प्रकट किया जाता है ना, छी छी छी, तो इस तरीके से ये शब्द हो गए विस्मयादि बोधक, ठीक है। जहां पर भी ये शब्द आएंगे वहां पर कौन सा अव्यय होगा, आप देखिए इस चिन्ह से ही पहचान लीजिए, बाकी सबको छोड़िए। ये चिन्ह दिख जाए तो इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन सा अव्यय है, ये है विस्मयादि बोधक अव्यय। आप बिल्कुल बिना सोचे समझे इस चिन्ह को देख के अगर आप विस्मयादि बोधक पे टिक करेंगे तो आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये तो था हमारा अव्यय वाला टॉपिक। देखिए इसमें हमने अव्यय के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और हम आज जो है हमारी क्लास में एक नया टॉपिक और हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समय अभी हमारे पास में है। वैसे तो ये दोनों हमारे बिंदु जो है कल एकदम स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन समय क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है तो 40 मिनट के अंदर जितना भी हम कवर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक का तो वो हम करते हैं। और मेरी तरफ से कोशिश यही रहती है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए ताकि कोई भी शंका संशय आपके मन में नहीं रहे। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है टॉपिक का उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों साथ साथ ही मतलब साथ साथ का मतलब ये है कि प्रश्न इसमें से एक जरूर आता है, 1 नंबर का उपसर्ग और प्रत्यय वाले टॉपिक में से। तो पहले तो हम करेंगे उपसर्ग
और फिर उसके बाद में करेंगे हम प्रत्यय। ठीक है, तो पहले उपसर्ग की परिभाषा, फिर उसके बाद में जो जो उपसर्ग हैं, मुख्य मुख्य उपसर्ग सारे, तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ किताबें और देखनी पड़ेगी और उसके बाद में ही मैं आपको बता पाऊंगी कि टोटल कितने होंगे, लेकिन जितने भी मैं कलेक्ट कर पाऊंगी तो आपको कराने की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन ये है कि फिर हमारा एक टॉपिक के अंदर ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो हम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं मुख्यतः, जो भी स्कूल के भी जो परीक्षा होती है उसमें और अपने इस कंपटीशन के अंतर्गत जो है जो पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को लेके हम पूरा मतलब उपसर्ग और प्रत्यय छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से करेंगे। और उसके बाद में जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे मोस्टली मतलब ग्रामर से जुड़े हुए टॉपिक जो हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये टॉपिक हमारे हो गए हैं। उसके बाद में संधि और समास, ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है, विशेषतः संधि के अंदर। संधि, क्योंकि संधि टॉपिक भी बहुत बड़ा है और समास में भी टाइम लग जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले जो हमारे जो जिसमें कि कहते हैं कि विलोम शब्द है या युग्म शब्द है, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द है, पर्यायवाची है, तो ये जो टॉपिक है, क्योंकि इसमें तो मुझे आपको लिखाने पड़ेंगे उसमें। हाँ, मुझे जहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि मैं किसी भी शब्द से संबंधित कोई बात आपको अगर बता के उस क्लियर कर पाऊँ तो वो आपके शायद दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाएगी। तो आज हम करेंगे उपसर्ग। तो पहले उपसर्ग की शुरुआत कर लेते हैं हम। उपसर्ग कहते किसे हैं? सबसे पहले उपसर्ग को जान लेते हैं। तो वो वाक्यांश यानी वाक्य के अंश, ठीक है, वो वाक्यांश या फिर शब्द कह लीजिए, अव्यय कह लीजिए उसको, अव्यय, वे वाक्यांश या अव्यय जो कि किसी शब्द के प्रारंभ में यानी शुरुआत में जुड़कर, ठीक है, पहले शब्द के पहले जुड़कर और उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, वे कहलाते हैं उपसर्ग। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखिए उपसर्ग की। पहले लिखिए उपसर्ग। उपसर्ग शब्दांश, लघुत्तम यानी कि छोटे से छोटा है, ठीक है, छोटे से छोटा शब्द का अंश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले जुड़कर या प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा है, इसको समझने में कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि किन किन उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो पहले मैं एक बार आपको उपसर्ग का एक या दो उदाहरण बता देती हूँ। जैसे कि शब्द है योग, ठीक है ना, योग शब्द है। अगर
मैं यहाँ वी उपसर्ग लगा देती हूँ, वी उपसर्ग मैंने लगा दिया, तो यहाँ क्या बन गया? देखिए, योग, योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ क्या होता है? पूरी तरीके से, एक तरीके से जुड़ना भी कह सकते हैं या पूर्ण भी कह सकते हैं, लेकिन वी उपसर्ग लगते ही शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया। वियोग यानी कि बिछुड़ना, ठीक है। यहाँ पे इसका हो रहा था मिलना या जुड़ना या पूरी तरीके से, है ना। और ये वी उपसर्ग लगते ही यहाँ पर क्या हो गया? अर्थ का परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो क्या कहलाया? ये वी क्या है? उपसर्ग है। इसी तरीके से देखिए, अब इसी शब्द के अंदर हम एक दूसरा उपसर्ग लगा देते हैं, प्र। तो ये प्र उपसर्ग लगते ही शब्द क्या बन गया? प्रयोग, ठीक है। तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या है? प्र और वी क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग इस शब्द के शुरुआत में यानी कि पहले लग रहा है, और पहले लगकर जब पूरा शब्द बन रहा है, नया शब्द बन रहा है, और नया शब्द का अर्थ जो है वो पहले वाले शब्द के अर्थ से बदल गया, यानी कि दूसरा अर्थ निकलने लग गया। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया ये क्या कहलाया? ये कहलाया उपसर्ग। अब प्रश्न इस तरीके से पूछे जाए, या तो आपसे उपसर्ग की परिभाषा दे दी जाए, उसमें प्रश्न के अंदर उपसर्ग की परिभाषा दे दी, 4 ऑप्शन में दे दिया, एक में प्रत्यय, एक में उपसर्ग, एक में संधि, एक में समास, और पूछ लिया जाए कि भाई निम्न में से कहलाते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा याद है तो आप उपसर्ग टिक कर दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। लेकिन या फिर प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जाए कि 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, और प्रश्न में दे दिया कि वी उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा, ठीक है, शब्द बनेगा, और 4 ऑप्शन में अलग अलग शब्द दे दिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से शब्द के साथ में वो वी उपसर्ग लगकर एक दूसरा ही अर्थ निकाल रहा है, यानी सटीक और दूसरा अर्थ निकाल रहा है। तो वो आपको कब पता चलेगा? जब आप सारे उपसर्गों को याद करेंगे। सारे उपसर्गों को याद करके, और उन उपसर्गों का अर्थ भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और उपसर्गों का भी आपको क्या होना चाहिए? अर्थ याद होना चाहिए। तो पहले तो उपसर्ग की परिभाषा, उसके बाद में जो उपसर्ग है वो, और फिर उन उपसर्गों के अर्थ। ये आपको सबसे पहले काम करना है कि उन उपसर्गों को याद करना है, कंठस्थ करना है, ठीक है। और जितने भी आपको लिखवाए जाएंगे वो सारे आपको याद करने हैं। फिर वो याद है तो फिर आप बिल्कुल किसी भी तरीके से शब्दों को बनाना, उनको अलग करना, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब चलिए आगे, कौन कौन से उपसर्ग हैं? आप तो देखो, उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? देखो, पहले नंबर पे है तत्सम उपसर्ग। पहले नंबर पे कौन से हैं? तत्सम उपसर्ग। ये वाला टॉपिक आपको करवाना बाकी है। ये वाला जो टॉपिक है तत्सम तद्भव वाला, ये अभी करवाना बाकी है, जो शब्दों वाला है ना, तत्सम तद्भव, विदेशी, देशज, है ना। तो ये टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और अभी हम ये कर लेते हैं, तत्सम उपसर्ग हो गए। दूसरे हैं तद्भव उपसर्ग, ठीक है। और तीसरे कौन से हैं? तीसरे उपसर्ग हैं आगत उपसर्ग। अब समझो भाई, पहले इनको समझ लो, तत्सम कौन से हैं? तत्सम? जो कि संस्कृत भाषा से, कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। और तद्भव कौन से हैं? तद्भव जो है वो हिंदी भाषा से लिए गए हैं। आगत उपसर्ग कौन से हैं? जो कि विदेशी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। तो 3 तरह के उपसर्ग आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगी, और आपको वो याद करने हैं, उनके अर्थ याद करने हैं, और शब्द भी ज़्यादा तो नहीं एग्जाम्पल में दूंगी। कोशिश यही रहेगी कि सबका आपको 4 कम से कम करवा दूँ, 4 करवा दूंगी, ठीक है ना।
अब हम सबसे पहले तत्सम उपसर्ग के कर लेते हैं। सबसे पहले हम कौन से करेंगे? तत्सम उपसर्ग के। तो यहाँ पर हेडिंग डालोगे आप, सबसे पहले नंबर लगाकर तत्सम उपसर्ग। ठीक है, कौन सी भाषा के हैं ये हैं संस्कृत भाषा की। ये वे उपसर्ग हैं, ये वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, इनका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ होता है। तत्सम शब्दों के साथ होता है। अब तत्सम उपसर्ग निम्नलिखित हैं। पहला उपसर्ग लेते हैं अति। ठीक है, अब पहला उपसर्ग हम ले रहे हैं अति। अति का अर्थ क्या है? एक तो ये तरीका है कि मैं आपको उपसर्ग कराऊं, उसका अर्थ लिखाऊं और 4 एग्जाम्पल बता दूं। और या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक साथ सारे तत्सम शब्दों जो उपसर्ग है उनको लिख लें, उनके अर्थ लिख लें और फिर उसके बाद में एक साथ उनके उदाहरण कर लें। लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पहले मैं आपको उपसर्ग और उसका अर्थ लिखवाऊँ और 4 उदाहरण करवाऊँ। इस तरीके से करेंगे तो वो हमारे ज़्यादा दिमाग में अच्छे से स्पष्ट होते चले जाएंगे और आप कॉपी में खोलेंगे, उसको बार बार दोहराएंगे तो वो निश्चित तौर पे आपको याद भी हो जाएंगे। तो पहला है अति। तो इसका प्रयोग बहुत अधिक का भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्या अर्थ होगा इसका? अति यानी कि बहुत अधिक। ठीक है, बहुत अधिक। तो अब अति उपसर्ग लगाकर कौन कौन से बनेंगे देखो। अति उपसर्ग लगाएंगे, देखिए अति उपसर्ग धन प्लस को धन बोल देंगे में, तो धन प्लस बोल दो या धन बोल दो, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं धन बोलूँ तो धन का मतलब प्लस है, इंग्लिश में प्लस, हिंदी में धन। ठीक है, या योग बोल दूँ, जो भी बोलूँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए अतिक्रम क्या हो गया? अतिक्रम। दूसरा उपसर्ग के लिए दूसरा उदाहरण देखिए, अति धन अंत। तो क्या हो जाएगा? अत्यंत। क्या हो गया? अत्यंत। अति धन अंत, अत्यंत, अति धन क्रम, अतिक्रम। क्रम का होता है, जैसे हम कहते हैं ना क्रम से रखिए, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये क्रम होता है। एक निश्चित संख्या में या निश्चित तरीके से चीज़ों को या जो भी है उनको रखा जाए। और यहाँ पे अति उपसर्ग लगते ही क्या बन गया? अतिक्रम। तो यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया। ठीक है ना, अतिक्रम का अर्थ अलग होता है। इसी तरीके से अति यानी ज़्यादा, अंत यानी खत्म होना, समाप्त होना, है ना। लेकिन जब अति जुड़ गया, अति तो बन गया अत्यंत। तो अत्यंत का मतलब क्या होता है? अत्यंत का मतलब तो बहुत ही मतलब ज़्यादा जिसको कह रहे हैं उस तरीके से लिया जाएगा। उसके बाद में देखिए अति उपसर्ग और ये है रिक्त। रिक्त यानी खाली, और शब्द बन गया अति उपसर्ग लग के अतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ क्या हो गया? अतिरिक्त का अर्थ हो गया अलावा, है ना। तो शब्द का अर्थ परिवर्तन हो रहा है। अति वृष्टि, वृष्टि यानी बरसना, वृष्टि यानी बरसना। और अति शब्द लगा तो अतिवृष्टि यानी कि बारिश, केवल बारिश हो रही, वृष्टि हो रही। लेकिन जब अति लग गया तो यानी कि बहुत अधिक बरसात हो रही है, अतिवृष्टि। ठीक है, अब दूसरा उपसर्ग देखिए, दूसरा है अधि। दूसरा क्या है?
अधि। अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है? अधि उपसर्ग का अर्थ है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। क्या है? ऊंचा है या फिर श्रेष्ठ, दोनों के लिए प्रयुक्त होगा। तो उपसर्ग लगाएंगे हम अधि, अधि उपसर्ग लगाएंगे। शब्द हम ले रहे हैं अधि, शब्द लेंगे हम नायक। ठीक है ना? नायक कौन होता है? फिल्म का हीरो होता है। ठीक है, और अधि उपसर्ग लगा तो बन गया ये अधिनायक। तो ये जस्ट इसका जो है अर्थ चेंज हो गया, बदल गया, परिवर्तित हो गया। अधिनायक कौन होता है? अधिनायक तो विलन होता है ना? तो अर्थ परिवर्तित हो गया। देखिए दूसरा, देखिए अधि, अधिकरण, तो शब्द बन गया अधिकरण। इसी तरीके से देखिए अधि ईश, अधि धन ईश, तो बन गया अधि। और एक और देखिए अधि धन अयन, अधि धन अयन बराबर अध्ययन। क्या बनेगा? अध्ययन। ठीक है। तीसरा उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ है, अनु का अर्थ है पीछे। ठीक है ना? क्या अर्थ है? पीछे। और इसके अलावा इसका अर्थ रहेगा गौण के लिए भी और बाद में, पीछे, बाद में या फिर गौण। गौण यानी बिल्कुल निम्नतर स्तर का। ठीक है ना? नीचे से भी जिसको कहते हैं ना कि नीचे से भी नीचे। तो देखिए इसके शब्द देखिए हम लगाएंगे अनु धन, अनु धन रोध, बन गया अनुरोध। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा शब्द देखिए अनुधन शासन, अनुधन शासन। क्या बन जाएगा? अनुशासन। ठीक है। दो शब्द और देख लीजिए, अनुधनकूल, अनुधनकूल बनेगा अनुकूल। उसके बाद में अनुधनवाद, अनुधनवाद क्या बन जाएगा? अनुवाद। ठीक है। तो बच्चों ये हमारी आज हुई हिंदी की क्लास और हमने शुरू कर दिया उपसर्ग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक हमारा कम से कम ये मान के चलिए कि अगर हम प्रत्येक के साथ में करेंगे तो 4 दिन इसमें आराम से लगेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड डे।